स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिस समाज में लोग राजनीति में रुचि नहीं रखते, राजनीतिक समझ पैदा नहीं करते, उस समाज का पतन होना तय है। ये विचार थे फेमस पॉलिटिकल थिंकर हन्ना अरेंट के। उनका कहना था कि केवल पैसा कमाना आपके जीवन का औचित्य नहीं है। आपको लग रहा है कि राजनीति से मेरा क्या लेना देना, आपका लेना भी है और आपका देना भी है। क्यों? कितने सारे बेनिफिट्स आप सरकार से लेते हैं, तो सरकार कौन सी आएगी ये कहां से तय होता है? ये लोगों का जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव है उससे तय होता है। देना भी है, जो टैक्सेस आप देते हैं, तो यानी कि जो सरकार बनेगी वही तो निर्धारित करेगी। तो सीधे सीधे आपकी लाइफ इंपैक्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर आपसे पूछा जाए कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का इंडिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए, तो क्या बताएंगे? नेगेटिव में तो आप लाइन लगा देंगे, पॉजिटिव में क्या बताएंगे? देखिए, जब मैं जाति और धर्म की बात करता हूं राजनीति में, तो आमतौर पर विचार आता है कि हाँ, ये तो गलत है, क्योंकि हमें राजनीति विकास की करनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा कि कोई पॉजिटिव रोल भी है क्या? तो देखिए, इस पर यह कहा जाता है, आजादी के बाद लोगों में इतनी समझ नहीं थी, भारतीयों में, हम में, कि हम जाने कि किस तरीके से इलेक्शंस काम करते हैं, ये कैसे हमें प्रभावित करेंगे। अब भी हम इसी प्रोसेस में हैं। हम राजनीतिक समझ को पैदा करना चाह रहे हैं लोगों के अंदर। लेकिन अगर लोगों को समझ ही नहीं है, तो मुझे बताइए, क्या लोग वोट डालने आएंगे? नहीं, उन्हें वोट का महत्व ही नहीं पता, वो क्यों वोट डालने आएंगे? लेकिन धर्म की वजह से, जाति की वजह से ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो पाया। लोग वोट इसलिए डालने आ गए कि मेरी जाति का व्यक्ति, मेरे धर्म का व्यक्ति मेरे पास आया था और कुछ वोट डालने के लिए कह रहा था। इसके बाद उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, वहां तक इसकी समझ या वहां तक उसका इंपैक्ट उसको नहीं दिखता था। तो यानी कि इस वजह से पॉजिटिव बात तो ये हुई, इस बहाने एंगेजमेंट ऑफ पीपल इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इनटू दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो सही, राइट? इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक अपसर्ज ऑफ इंडिया ड्यू टू कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। लेकिन इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हैं। क्यों? जाति और धर्म के मुद्दों पर कई बार इससे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दे कहीं बैक पर आ जाते हैं। पीएम मोदीज माइनॉरिटी मूव, क्या प्रधानमंत्री मोदी माइनॉरिटीज को नई तरीके से बीजेपी के अंडर, यानी कि बीजेपी के फेवर में लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो जानना होगा बीजेपी के बारे में। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो एक तरीके से वो 25 सालों का जो ट्रेंड बना हुआ था कोalition पॉलिटिक्स, उसको तोड़ने वाली बात थी। ये कहा जाता था कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी तो केवल कांग्रेस की होती थी, अब आगे जाकर कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो सिंगल एक्चुअली मेजोरिटी ले ले लोकसभा में। ऐसा कारण क्या? कारण था कि देखिए, अब तो कितनी सारी जातिगत राजनीति होने लग गई है, कितनी कितनी जो स्टेट लेवल पार्टीज आ गई हैं। तो अब जब स्टेट लेवल पार्टीज को जो वोट दे रहे हैं, वो किसी नेशनल लेवल की पार्टी को वोट क्यों देंगे? तो ये मुद्दा था। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छोटी छोटी कितनी पार्टीज थी, और वहां से कैंडिडेट आ रहे थे सक्सेसफुल बनकर लेजिस्लेचर में। लेकिन बीजेपी ने सब ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। कैसे हुए ट्रेंड ब्रेक? यानी कि बीजेपी ने कुछ इलेक्शन की इंजीनियरिंग करी थी। अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? वो हम ईवीएम की बात नहीं कर रहे, हम सीधी बात ये कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग। ये कैसे होता है? आप ये देखिए कि लोग किस मुद्दे पर वोट देते हैं। अच्छा, लोग जाति के मुद्दे पर वोट देते हैं। आप किसी भी जाति से हों, लेकिन उसके ऊपर एक अम्ब्रेला धर्म का तो होगा ही। लेकिन अगर धर्म के अम्ब्रेला को प्रोमिनेंट कर दिया जाए, साथ में डेवलपमेंट का अम्ब्रेला लगाया जाए, और साथ में नेशनलिज्म का अम्ब्रेला लगाया जाए, तो अगर तीन अम्ब्रेला, तीन लेयर्स हमने दे दी, तो मुझे बताइए, जो जाति और जो क्षेत्र, जो आधार बन रहे थे इस कोalition बेस्ड पॉलिटिक्स का, उसका पार यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। और इस इलेक्शन इंजीनियरिंग की वजह से बीजेपी ने इस मैसिव फीट, इस सक्सेस को अचीव किया। इससे पहले कांग्रेस सिंगल डोमिनेंट पार्टी कही जाती थी। ये टाइम था 1952 से लेकर 89। इसके बीच दो एक्सेप्शन भी थे, जब इमरजेंसी के बाद बैकफायर हो गया था कांग्रेस का मूव, इमरजेंसी वाला 77 और 79, क्योंकि 75 से 77 तक इमरजेंसी चली थी। अब कांग्रेस सिंगल डोमिनेंट पार्टी कैसे बन पाई? उसका दो कारण थे। सबसे पहले तो गुडविल थी। आजादी में कांग्रेस पार्टी का जो रोल था, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ था, यही पार्टी है जो एक्चुअली देश का भविष्य बदल सकती है। और दूसरा एक और कारण था, जिसको ज्यादातर लोग इतने गहनता से नहीं सोचते हैं, वो ये है कि कांग्रेस को माना जाता था कि ये कैच ऑल पार्टी है। यानी कि ऐसा नहीं था कि देश में केवल एक ही पार्टी होती थी उस समय।
छोटी छोटी कितनी पार्टीज होती थी, सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन कांग्रेस क्या करती थी, सभी पार्टीज को अपने में विलय कर लेती थी। और इसका जो स्ट्रक्चर था, मतलब जो काड़ा था, ढांचा था, वो ऑलरेडी बन चुका था इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ढांचा ऑलरेडी बन चुका है, जो छोटी छोटी पार्टीज बन रही हैं, अगर आप उसको अपने में विलय कर लें तो आप अपनी डोमिनेंस बनाकर रख सकते हैं। तो कहा जाता था कि मल्टी एथनिक और क्रॉस क्लास एक्चुअली पार्टी है, यानी कि विभिन्न जो वर्ग हैं और जो विभिन्न एथनिसिटीज हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो कहा जाता था कि एक्चुअली ये इंडिया के नेशनल फर्वर को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कांग्रेस में भी देखिए डाइवर्सिटी है। अब बीजेपी, सबसे पहले जानना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस है। बीजेपी कोई सिंपल पार्टी नहीं है, बीजेपी एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है संघ परिवार का। आप कहेंगे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन संघ परिवार, ये क्या बात हुई? देखिए एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की फैमिली को हम संघ परिवार कहते हैं। इनको बांध कर रखने वाली जो संस्था है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आइडियोलॉजिकल गाइड है बीजेपी की। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, छोटी छोटी कितने सारी यूनिट्स हैं जो एक्चुअली इस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करती हैं। नाउ बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि ये हिंदू मेजोरिटेरियन पार्टी है, ये बिजनेस क्लास की पार्टी है। तो क्या ये बात पूरी तरह सही है? यही आज हमें जानना होगा। ये कहा जाता है कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कई लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उसके खिलाफ जा रही है। हालांकि जो ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है बीजेपी का, ये कहता है कि हम किसी भी धर्म के विरुद्ध हैं ही नहीं, हम किसी जाति के विरुद्ध हैं ही नहीं, हम सेक्युलरिज्म शब्द का जो भारत की राजनीति में दुरुपयोग किया गया है अन्य पार्टियों द्वारा, हम उसके खिलाफ हैं। इनका कहना है इनसे पहले जो पार्टीज आई, जो मेजॉरिटी रखती थी, उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज का कुछ भला नहीं करा, गरीबी, शोषण वहीं के वहीं बना रहा। और इसको बनाए रखने का कारण भी था, जब तक ये बना रहेगा तब तक ये जो वोट बैंक है ये उनके लिए सिक्योर रहेगा। ऐसा यहां पर एक काउंटर पॉइंट दिया जाता है। फाउंडेशन बैच यूपीएससी प्री प्लस मेंस मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट हो गया है। 20 तक एडमिशंस ओपन है। 900 प्लस आवर्स में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सिलेबस का। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो अलग से ज्वाइन करनी होती है वो भी इसी में दी हुई है। आंसर राइटिंग क्लासेस भी हैं। क्रैश कोर्स जो फाउंडेशन के बाद स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, स्टडी आईक्यू आपको इसी कोर्स में दे रहा है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का बेस्ट मिक्स है ये। अभी आप जाएंगे studyIQ.com पर 25,500 आपको फीस शो रही होगी। लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। त्यागी लाइव आप अभी कोड यूज करेंगे तो 18,999 में आप अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं वहां पर। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। बीजेपी इज फोकस फ्रॉम एलीट टू नॉन एलीट। जो अभी कार्यकारी बैठक संपन्न हुई बीजेपी की, उसमें मोदी जी ने डायरेक्शन दिया कि बीजेपी वर्कर्स को डाउन टोडन सेक्शन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उनको रीच आउट करना है, उनको अपने साथ लाना है, उनके इंटरेस्ट को जानना है और वहां पर काम करना है। यहां पर पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटी वर्ड यूज किया गया है। पसमंदा एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट आउट, यानी कि साउथ एशिया में देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी दलित वर्ग होता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाता है 80 से 85% पसमंदा मुस्लिम्स हैं। तो यानी कि अगर बीजेपी इनको अपने साथ लेकर आती है तो ये तो सिग्निफिकेंट बूस्ट होगा, तो कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। नाउ जिन ज्योग्राफिकल एरियाज में भी बीजेपी कमजोर है वहां पर रीच आउट करना है। करेंगे कैसे? तो इस एग्जीक्यूटिव में कहा गया कि देखिए उन कम्युनिटीज को अपने साथ लाइए जो अभी तक आपके साथ थे ही नहीं। नाउ लोकल एंड नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में डिफरेंस होता है, यानी कि जो नेशनल पॉलिटिक्स में जीतने के लिए जिन सिंबल्स का, जिन स्लोगन्स का, जिन वादों का आपने इस्तेमाल किया था, जरूरी नहीं कि लोकल लेवल पर वो आपको जीत हासिल करा सकें। रिसेंटली आजमगढ़ और रामपुर, यहां पर दो जगह यूपी में उपचुनाव हुआ, बीजेपी को वहां पर जीत हासिल हुई। कहा गया कि देखिए कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हो रही है। अब यहां पर जब ये मीटिंग चल रही थी तो इसमें यूपी के जो बीजेपी यूनिट चीफ हैं, जब वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मोदी जी ने बीच में रोका और फिर कुछ पॉइंट्स बताए। पहला, हमें न्यू सोशल इक्वेशंस ढूंढनी होगी। कम्युनिटीज को मोनोलिथ ना देखें, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी सभी लोगों के वही विचार होंगे, सभी लोग वही चीज चाहते होंगे। इनका कहना है कि देखिए हायरार्की है हमारी सोसाइटी में, यानी कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो यहां पर भी हम सोशल और इकोनॉमिक हायरार्की देखते हैं, यानी कि सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर अलग अलग है। तो क्या आपको लगता है सभी लोगों का, यानी कि जो सब कम्युनिटीज हो गई, सभी का एक ही तरह का इंटरेस्ट होगा?
नहीं, इंटरेस्ट डिफर होंगे। जो उनके आसपास के मुद्दे हैं उस पर इनकी एक ही तरह की पोजीशन होगी? नहीं, वो भी डिफरेंट होगा। तो बीजेपी का कहना है कि इस डिफरेंस को पहचानिए और इस डिफरेंस पर काम कीजिए, जिससे कि इनको भी अपने साथ लेकर आ सकें। तो यहां से वोट आएंगी, बीजेपी ऐसा प्लान कर रही है। जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन है, इसको टारगेट करना है, टारगेट यानी कि साथ लाना है। और जो इनके लीडरशिप है, यानी कि वो एलिट सेक्शन में आ गए, उनको आप साइडलाइन कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट रीच आउट करना है इस कम्युनिटी को। नाउ नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल, अब जब ये इशू चल रहा था तो उसमें आसाम के सीएम ने कहा कि देखिए, हमने देखा है कि कितने सारे जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां से हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट मिली है, तो यानी कि कम्युनिटीज हमारे साथ हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से म्यूनिसिपल इलेक्शंस में बीजेपी को जीत हासिल हुई। तो ये जीत कैसे हासिल करी? तो ऐसे में आसाम के सीएम कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो चुनाव का मुद्दा था वो लोकल मुद्दे थे, तो अगर हम उनके कंसर्न्स को समझते हैं, उस पर काम कराते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वोट मिलती है, राइट। तो इससे हमें पता लग रहा है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी केवल हिंदू हिंदू वर्ड को यूज करने की नहीं है, इसके बियॉन्ड जो मुद्दे हैं, जो सतह हैं, उस पर काम करने की है। अब यहाँ पर ये फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिस्टर नलिन मेहता कहते हैं कि देखिए, जो बीजेपी का नैरेटिव है हिंदू मेजोरिटेरियन पार्टी, बीजेपी उसमें अमेंडमेंट करेगी, कंसिडरिंग द सोशल इक्वेशंस विच आर नीडेड। अब ऐसे में ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है। इनका कहना है कि जैसे अभी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो बैकवर्ड सेक्शन है उनको अपने साथ लाकर, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक ब्लॉक है वोट का, वो जो माना जा रहा था कि शायद बीजेपी को नहीं मिल रहा है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट बीजेपी को मिलेगा। तो इनका कहना है पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले हिंदू के लिए भी ये वर्ड यूज किया, मतलब ये स्ट्रेटजी यूज की थी। कैसे? उनका कहना है, जरा देखिए 2014 से पहले इलेक्शंस देखिए, उस टाइम पर अगर हम अगड़े पिछड़ों की राजनीति देखें, ये वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि कई ऐसी पार्टीज थी जो कि पिछड़ों की राजनीति के आधार पर काम करती थी, यानी कि कुछ ऐसे कास्ट जिनको बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, वो इनको वोट देते थे। तो बीजेपी ने वहां पर क्या किया? बीजेपी ने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग कर दी। बीजेपी ने रिलीजन, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट, ये तीन अम्ब्रेला में इन सबको ले आए। तो कहने का मतलब है, यहां पर हिंदूज में भी जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको साथ लेकर बीजेपी ने अपने सपोर्ट को कंसोलिडेट किया है। तो सेम अब माइनॉरिटीज के साथ है। इसी मीटिंग में फिर मोदी जी ने कहा कि देखो, नॉर्थ ईस्ट में तो कई ऐसी सीट हैं जिसमें 100% क्रिश्चियंस हैं और बीजेपी को जीत हासिल हुई है। क्लाउड ऑफ डाउट ऑन बीजेपी प्लान, ये 2 पॉइंट पर उठता है। पहला, सीएए प्रोटेस्ट। इस दौरान ये प्रोजेक्शन हो रहा था कि शायद माइनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगी, माइनॉरिटी में भी एक कम्युनिटी शायद ना दे। इसके बाद दूसरा, जो बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं, तो इस पर भी ये आवाज उठी, क्यों केवल एक ही कम्युनिटी के हाउसेस को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये काउंटर आया है कि देखिए, हम केवल इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटा रहे हैं और ऐसे लोग जो नुएंस में लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन रहे हैं। फिर ये भी सवाल आता है कि क्या जब ये स्ट्रेटजी यूज की जा रही है तो क्या इसमें रिलीजन एज अ फैक्टर नहीं यूज हो रहा? तो अभी इस पर क्या इक्वेशन है, वो बीजेपी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में देखेगी। नाउ सम गवर्नमेंट स्कीम्स, जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो क्या सरकारी योजना के समय रिलीजन एज अ फैक्टर होता है? तो जैसे यहां पर तो नहीं है। अटल पेंशन योजना में अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं, यू कैन बी द बेनिफिशियरी। इस तरीके से स्टैंड अप इंडिया स्कीम, SC ST विमेन, तो यहां पर कोई रिलीजन एज अ क्राइटेरिया नहीं है। इस डेटा के अनुसार मोदी सरकार के अंतर्गत मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज्यादा स्कॉलरशिप मिली, 2.37 करोड़ इन कंपैरिजन टू मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान 2.33 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई थी। अगर हम ओवरऑल माइनॉरिटीज की बात करें, वहां पर भी सेम ट्रेंड रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि 3.14 करोड़ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली पहले 5 साल, जो टेनर था 2014 से 19 तक का, और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान 2.94 करोड़ को मिला था। एक और एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। सहारनपुर क्षेत्र का एग्जाम्पल है कि अगर 9 हाउसेस यहां पर अप्रूव हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किसी गांव में, तो ऐसे में 6 जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए अप्रूव हुए और 3 हिंदूज के लिए हुए। इसी तरीके से जो बराबर वाला गांव था, वहां का डेटा कहता है अगर 98 अप्रूव हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, तो 28 जो है वो हिंदूज के लिए हुए और 70 मुस्लिम्स के लिए हुए। तो यहां पर भी हमें जो बेनिफिशियरीज हैं ज्यादा मुस्लिम्स दिख रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट पार्ट ऑफ रामायण सर्किट प्लान? ऑप्शंस आपके सामने है, जरा कमेंट्स में जवाब दीजिए। आंसर इज वाराणसी। अब जरा ये मेंस का क्वेश्चन देखिए, रिलीजन एंड कास्ट रिमेन्स पाइवटल टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कमेंट। तो ये कह रहा है कि देखिए, जाति और धर्म की जो राजनीति है वो अभी भी केंद्र में है हमारे। केंद्र का मतलब राजनीति के केंद्र में है, टिप्पणी कीजिए। तो जो आज हमने डिस्कशन किया, आप उस डिस्कशन के पॉइंट्स को यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
जो लोग प्लान कर रहे हैं फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने का, त्यागी लाइव कोड यूज करके आप ज्वाइन इन कीजिएगा। Everyone, this is Krishnendu Madhwate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict question clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipet sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you, sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।